खुर्रम साहब, आपको याद होगा कि 31 जुलाई को जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अगले एक साल तक जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही नजर आएंगे शो करते हुए। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई और उसके फौरी बाद चाहे ट्रांसपोर्ट के किराए हों चाहे रोजमर्रा की अशिया की कीमतें हों उसमें फौरन ही इजाफा नजर आ रहा है। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन किसी भी सूरत में अगले आने वाले माह में हमें डाउनवर्ड एक ट्रेंड दिखाती हुई नजर आएगी, कंटेन नजर आएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अलीना मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इन्फ्लेशन जो है उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो आप देखें कि कुछ एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होती हैं, प्लान्ड इंक्रीज होता है, यानी कि बिजली की कीमतें हैं तो उसमें इंक्रीज जो है वो देना है क्योंकि उसमें आप सस्ती बिजली महंगी बिजली बना रहे हैं और सस्ती बेच रहे हैं। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल की जो मसनूआत हैं इनकी कीमतें जो होती हैं, डीजल हो गया पेट्रोल हो गया, वो बेसिकली अफेक्ट हो रही है डायरेक्टली इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से जो ऊपर जा रही हैं। दूसरा ये कि आपके यहाँ करेंसी की जो पैरिटी है, करेंसी की जो कदर है वो कम हो रही है आपकी करेंसी की, पाकिस्तानी रुपये की, तो ये दोनों इम्पैक्ट करती हैं। तो मसला ये है कि ये आपको पास ऑन करनी है और ये आप रोक नहीं सकते क्योंकि IMF प्रोग्राम में आपने तो सब्सिडाइज नहीं कर सकते, अब बहुत ज़्यादा आपके पास रूम भी नहीं है सब्सिडी देने का। तो ये प्लान इंक्रीज होता है खासकर बिजली की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस की। जी हमने बहुत अच्छे से गैस और बिजली सस्ती की बेची है, अब उसे हमें इंक्रीज करना है, तो उसकी वजह से एक इंक्रीज आता है। दूसरा इंक्रीज होता है शॉक्स की वजह से, जो आपने देखा एग्रीकल्चर का जो इशू हुआ, एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ फ्लड्स की वजह से, उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई थी। जो खाने पीने की अशिया खुदमौज की हैं सारी, और 50% तक महंगाई पहुंच गई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मेरे हाल में डिकेड्स हाई है, कुछ 60-70 साल का हाई जब फूड इन्फ्लेशन जो है आसमान को छू रही थी, और आज भी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल है, जिसमें ऑफकोर्स जो ऑयल की प्राइसेस हैं, एनर्जी की प्राइसेस और फूड प्राइसेस, ये दोनों ऊपर गई थी। अब ये कि ऐसे ऐसे नीचे आ गई, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारी करेंसी का बड़ा रोल आ रहा है कि करेंसी स्टेबलाइज नहीं हो रही, और क्योंकि डॉलर्स नहीं है, और डॉलर्स इसलिए नहीं है कि आपके पास जो है आपने ज़्यादा इंपोर्ट्स करके ख़त्म कर दिया और आपके पास कर्जों की अदायगियाँ भी करनी है आपने, और आपका टैक्स इतना है नहीं कि टैक्स को आप जो है वो कर्जे ना लें और टैक्स को इम्प्लीमेंट करें और टैक्स को रिसोर्स बना के उसे इस्तेमाल करें और अपनी बेहतरी लेकर आए इकॉनमी में। तो ये बहुत सारी डिसबैलेंसेज हैं जो कि इन्फ्लेशन का भी बायस बनते हैं। इन्फ्लेशन कोई एक फैक्टर नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं, जो स्ट्रीट फोरकास्ट होती है कि जो एक कंसेंसस होता है वो है 20 से 22% आपके यहाँ इन्फ्लेशन रहेगी इस साल में, यानी कि ये जो जुलाई शुरू हुआ है और जून तक जो 12 महीने होंगे इसमें तकरीबन कोई 22% तक इन्फ्लेशन रह सकती है। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर ही रहती हैं, जैसे कि अभी बढ़ी हैं ऑयल प्राइसेस 6-7-8 डॉलर, और उसी को जवाब बना के आपने इसको पास ऑन भी किया और आपने यही कहा कि हालिया भी जो इजाफा 70.5 रुपए का पेट्रोल की कीमतों में हुआ है वो भी ग्लोबल प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आपने जहां पर जिक्र किया इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी टाइटनिंग से इन्फ्लेशन परहैप्स कंट्रोल नहीं हो सका, वो टूल भी आप समझते हैं कि इनफेक्टिव ही रहा, जो कि 2022 से लेकर 2023 तक हमने 22% पे इंटरेस्ट रेट्स को आते हुए देखा। आप उस हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में जो अगली स्केड्यूल्ड है उसमें मजीद टाइटनिंग की तरफ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपका LSM, आपका जो इंडस्ट्रीज है उसका हाल आपके सामने है, इंसेंटिवाइज उनको करना बहुत जरूरी है। देखें, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इंटरेस्ट रेट से जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है नहीं होती, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स एक टूल है जिसकी वजह से आपके यहाँ जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके ज़रिए से आप महंगाई में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, उसमें मदद मिलती है। ये अब टूल शॉर्ट टर्म में कितना कारआमद होता है ऑफकोर्स एक सवालिया निशान होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इसलिए थोड़ा सा उनकी ट्रांजिशन इतनी आसान नहीं होती है, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि एक तो फिस्कल साइड है, फिस्कल साइड में जो बहुत ज़्यादा लीकेजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट्स होती हैं, उसमें फिस्कल साइड का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कर्जे लेती जाती है और उसे खर्च करती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से इंपोर्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात ये कि
डिसबैलेंस बहुत बड़ा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत कम हैं, जो टैक्सेस आते भी हैं वो सही जगह इस्तेमाल नहीं होते, तो उसका प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से आपके यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है वो नलीफाई कर देती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को। और इसी वजह से आपके यहाँ देखें करेंसी इन सर्कुलेशन देखें कितना ज़्यादा है इस वक्त। बिल्कुल आपके यहाँ 9 ट्रिलियन रुपया जो है इसका करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो कि बैंकिंग डिपॉजिट्स का अगर आप कहें तो तकरीबन कोई 28% बनता है डिपॉजिट्स का, यानी कि 28-29% डिपॉजिट्स का जो है आपके कैश हाथ में, और पहले ये 22% था कोई 4-5-6 साल पहले, अब वो 28% हो गया 29%। इसका मतलब ये कि कैश इन सर्कुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा आता जा रहा है, और वो भी महंगाई का बहुत सबब बनता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि पैसा छपता कैसे है। देखिए गवर्नमेंट जब कर्जे लेती है और अनएंडिंग जो है ना वो कह लें कि कर्जे लेती है, गुज़िश्ता 15 माह में तो तकरीबन, आज वो शहबाज राना साहब की स्टोरी थी, 18.5 ट्रिलियन ले चुके हैं। कहना चाह रहा हूँ कि इनसैशिएटेड जो उसकी एक नीड है ना गवर्नमेंट की, कि कर्जे लेती है और खर्च करती है और वो भी प्रोडक्टिव नहीं होते, उसकी वजह से आपके यहाँ रुपया छपता है। जब रुपया बहुत ज्यादा छप जाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी कदर में कमी होती है, इसीलिए भी आपका उसका इम्पैक्ट जो है वो करेंसी पैरिटी पे आता है। और कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, लोगों के हाथों में पैसा होता है और वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा भी नहीं होता, और टैक्स भी वहां से नहीं आ रहा होता, और वो लोग खर्च भी करते हैं, महंगाई बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ जो है असर इसलिए भी नहीं आता कि एक तो इम्पोर्टेड महंगाई बहुत ज़्यादा होती है आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ जो इम्पैक्ट है डॉलर रुपी पैरिटी का, उसकी वजह से बाहर से जो चीज़, अगर लेट से डॉलर जो आपका ऑयल जो है $85 का है और आपकी करेंसी नीचे जाती है, तो वो होता ही है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होकर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बहुत बढ़ जाए तो वो डबल सॉर्ट हो जाती है, दो धारी तलवार जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर मैं ये कहूंगा कि इन्फ्लेशन के हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है बहुत वॉलेटाइल रहेगी। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन हाई साइड पर रहेगी, इस साल भी इतने आराम से नीचे नहीं आएगी। इस फिस्कल ईयर की आप समझ रहे हैं कि इस पूरे फिस्कल ईयर में इन्फ्लेशन हाई साइड पे ही रहेगी? मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा बिल्कुल, कि एक और गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक का एक और मोटिव ये भी होता है कि आप करें ये कि जो है इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करें। जो आईएमएफ कहता है कि इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव टेरिटरी में होना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट को, यानी कि महंगाई जितनी शरह है उस शरह से ज्यादा शरह सूद को होना चाहिए, ताकि लोगों को खर्च करने का इंसेंटिव कम मिले और सेव करने का इंसेंटिव ज्यादा मिले, ताकि लोग जो है वो महंगाई इस तरह से भी कंट्रोल में आए और लोग जो है ना वो सेव ज्यादा करें। तो ये भी एक रीजन होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, लेकिन मेरे ख्याल में काफी सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। राइट, बट खुर्रम साहब, जहां पर आप आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ ही की जो कंडीशनैलिटीज थी उसमें रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट भी था, जो कि आपको पता है जो अभी एक माह के जो नंबर्स आए हैं उसमें भी हमने शॉर्टफॉल ही देखा है। उसमें आईएमएफ का आपने ही एक दफा हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि जी ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आईएमएफ प्रोग्राम का आप हिस्सा है और अभी आपने रिव्यूज में जाना है। एक आपने कहा था कि केयर टेकर सेटअप जाएगा और दूसरा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी वो जाएगी, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं और आज ही की डेवलपमेंट के मुताबिक 90 डेज में तो इलेक्शंस भी नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगरचे एक केयर टेकर सेटअप इज इन प्लेस नाउ, आपको लगता है उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल होगा कि सितंबर में जब वो रिव्यू में जाते हैं अगली ट्रांच के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट्स इतने आसान नहीं है, चाहे वो टैक्स के टारगेट्स हों, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड टारगेट्स हों, सर्कुलर डेट से रिलेटेड टारगेट्स हों और आपके फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड टारगेट्स हों, ये सारे बहुत टफ होंगे। और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना, फिर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज से रिलेटेड टारगेट्स हैं आईएमएफ के, तो और फिर इंटरेस्ट रेट, और फिर आपको पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, किस तरह से इन्फ्लेशन को कंटेन करना है। तो मुझे लगता है कि टारगेट्स अचीव करना नंबर 1, सेकेंडली फिर टारगेट्स को रिवाइज करना और कहीं और से पूरा करना। मिसाल के तौर पर अगर टैक्स पीडीएल से पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोलियम लेवी से, तो आपको फिर कहीं और टैक्स लगाना पड़ेगा और वहां से टैक्स पूरा करना पड़ेगा। और इस गवर्नमेंट का, केयरटेकर गवर्नमेंट का जो मैंडेट होता है वो लिमिटेड होता है, आपको पता है वो टैक्स तो नहीं बढ़ा सकती इतने आराम से, या फिर वो फाइनेंस बिल को चेंज करना उसके लिए मेरे ख्याल में टफ होगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टारगेट्स को अचीव करना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा फिर उनको ऑफ कोर्स जस्टिफाई करना, आईएमएफ के साथ जो है वो डील करना मेरे ख्याल में मुश्किलात होंगी कि कैसे रिव्यू किया जाए। लेकिन आखिरी सवाल खुर्रम साहब, जो कैबिनेट इस वक्त नजर आ रही है आज जिन्होंने ओथ लिया है अपने ओहदे का, उसको देखते हुए बड़े ऐसे चेहरे भी हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के वो जो लीकेजेस हैं, जो लूप होल्स हैं, उसको अच्छी तरह समझते हैं। आपने जिस तरह मेंशन किया मैंडेट तो अगर इनका लिमिटेड है, बट यू थिंक they've come in for a longer period और उसमें एक रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की तरफ भी जाया जाएगा, ऐसी कुछ इस हवाले से एक इंप्रेशन तो एग्जिस्ट करता ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, और ऐसा हो सकता है उसकी वजह ये, और होना भी नहीं चाहिए।
होना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह ये देखें, एक तो पॉलिटिकली अगर आप देखें चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में ट्रैक से हट जाएंगी अगर आप फरवरी से आगे गए, जनवरी से आगे गए, क्योंकि आगे फिर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, उससे पहले आपको जनरल इलेक्शंस करवाने हैं, तो वो टेक्निकली भी ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ठीक नहीं होगा डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने का मैक्सिमम टाइम होगा, वो भी इलेक्शन कमीशन आपको बताएगा जब हल्का बंदियां और वो सब, उसके हिसाब से आपको मेरे ख्याल में मैक्सिमम 5 से 6 महीने का टाइम होगा। 5 से 6 महीने में आपको, जब 16 महीने में कुछ नहीं हुआ, जब 5 साल में कुछ नहीं हुआ, जब फाइनलाइज, जी फाइनलाइज आज उन्होंने कह भी दिया इलेक्शन कमीशन ने कि फाइनलाइज जो है वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो 14 दिसंबर तक होगा, सो लिहाजा उसी के बाद की फिर डेट जो है इलेक्शन के हवाले से दी। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि जो टीम है उसमें काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जो समझते हैं, जो कि चीजों को अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं, बेहतर लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि टीम का एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है, और केयर टेकर गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड नहीं होती। उसका काम जो है प्राइमरीली एक ट्रांसपेरेंट तौर पे इलेक्शंस करवाना है, उसको ओवरसी करना है, मेक श्योर करना है कि कोई चीज डिरेल ना हो। ये नहीं है उसका काम कि रिफॉर्म्स कर लेना, वो रिफॉर्म नहीं कर सकती, उसका मैंडेट नहीं है, प्लस उसके पास टाइम नहीं है। जब मैंने कहा 16 महीने में नहीं हो सका, 5 साल में नहीं हो सका, 20 साल में नहीं हमने रिफॉर्म्स किए, तो आप क्या समझते हैं 6 महीने में कहां से रिफॉर्म? सिर्फ इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये हो जाए कि हम IMF प्रोग्राम में रहें, 2 रिव्यूज हमारे अच्छे हो जाएं, ताकि अगली गवर्नमेंट को ये मौका मिले IMF प्रोग्राम में रहते हुए कि वो नया प्रोग्राम कर सके। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये होना चाहिए, एटलीस्ट इतना हो जाए, ये काफी होगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।